बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घुटनों के जोड़ कमज़ोर हैं और आपको घुटनों के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट ऐसे तरीके जिससे आप अपने कमज़ोर घुटनों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको वजूहात भी बताऊंगा जिन वजूहात से, जिन रीज़न्स की वजह से आपके घुटने कमज़ोर होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। आपने वीडियो का एंड तक देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे घुटने कमज़ोर होने की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, मुख्तलिफ रीज़न्स और वजूहात होती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी वजह होती है अगर हमारी एज, हमारी उम्र ज़्यादा होती जाए तो हमारे घुटने एज के साथ साथ कमज़ोर होते जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे घुटनों के बीच में होती है रबड़, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ये जो आपको इस पिक्चर के अंदर शो हो रही है, ये इस टाइम इस साइड के ऊपर जो है ये आपका बिल्कुल नॉर्मल नी जॉइंट है। ये घुटने का जोड़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप इसकी यहाँ पर कार्टिलेज को देखें, जो घुटनों के बीच में ग्रीस होती है जिसे हम आम ज़बान में ग्रीस कहते हैं, ये वैसे की कार्टिलेज होती है। ये कुशन होता है, ये एक रबड़ होती है ताकि जब भी जोड़ हिले तो ये जो रबड़ है इसी से ये बीच में रगड़ ना क्रिएट करे। जैसे हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में मूवमेंट क्रिएट करें, जैसे हम जब चलते होते हैं हड्डियां आपस में हिलती हैं जोड़ों के ऊपर, तो ये बीच में एक कुशन होता है, इस तरह की रबड़ होती है कि आपस में रगड़े ना। जैसे जैसे हमारी उम्र एज ज़्यादा होती जाए तो हमारे घुटनों के बीच की ये जो रबड़ है ये कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर ये दूसरी पिक्चर पर आप देखें, ये देखें आप कार्टिलेज जगह जगह से जो कट गई है, रफ हो गई है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि हमारी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, वर्जिश ये लाइफ में ना होना। इसके अलावा हमारी डाइट ठीक ना होना, हमारे पॉस्चर्स ठीक ना होना, इन वजूहात की वजह से। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो, शुगर अनकंट्रोल रहती हो, उनके कार्टिलेज की जो डिग्रेडेशन है या फिर जो कार्टिलेज ख़राब होने की जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाती है। सो अगर आपके घुटने इस तरह से हो जाएं, ज़्यादा डिग्रेड हो जाए, ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तो फिर जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है हमारे घुटने ख़राब होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। सो हमारी पहली रीज़न तो ये होगी कि हमारे घुटने कमज़ोर होने की, कि हमारे घुटनों के बीच की जो कार्टिलेज है ये कमज़ोर हो जाए। अब जो दूसरी रीज़न है वो भी बहुत कॉमन है, वो है आपको अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, आपको कैल्शियम की अगर कमी हो तो उसका एक बहुत बड़ा साइन है आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और ख़ास तौर पे घुटने के अराउंड जो आपकी हड्डियां हैं ये सबसे पहले ख़राब होना शुरू होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पूरे जिस्म का वज़न आपके घुटनों ने उठाना होता है। सो जब सारा सारा दिन आपका वज़न एक ऐसी हड्डी, ऐसे जोड़ को पर आता रहे जिसको वैसे कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम का तो आपको आइडिया होगा कि जिस तरह से कोई मकान बनाना हो तो उसके लिए सीमेंट की इंपॉर्टेंस है, इसी तरह से जो कैल्शियम होता है ये हमारी हड्डियों का सीमेंट है। सो अगर ये ना हो और ये सही ना हो, इसकी डेफिशिएंसी हो, तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारे घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। सो आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, जिनके घुटने कमज़ोर हों, तो उनको डॉक्टर रेकमेंड कर दें कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से खाने हैं जो कि अगर आप खाएं तो आपका कैल्शियम का इंटेक आपका ठीक हो सकता है। सो जितनी भी मैं वजूहात बताऊंगा इन सारों का फिर लास्ट पर आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। सो ये हमारी दूसरी रीज़न होगी। थर्ड हमारी जो रीज़न है वो है हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उससे भी हमारे घुटने कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन डी भी आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, ख़ास तौर पर घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी कमी हो तो इसकी वजह से भी घुटनों के अंदर दर्द रहती है। तो ये तीसरी रीज़न होगी। नेक्स्ट रीज़न है मोटापा, वज़न अगर ज़्यादा हो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है ना, तो देखें अभी इस पिक्चर को, अगर आपका वज़न कम है तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर कम आएगा। लेकिन अगर आपका वज़न इस तरह से ज़्यादा है, लोगों का तो इससे भी ज़्यादा होता है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके घुटनों के ऊपर जो ऊपर से वेट आ रहा है, जो 3 घुटनों ने उठाना है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उससे आपको घुटने अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ कमज़ोर होंगे। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमने अपने वज़न को कम करना है। ठीक है। सो ये एक अनदर रीज़न होगी जिनको घुटने उनके प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं या उनके घुटने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनको मोटापा हो। इसके अलावा जो कुछ कंडीशंस हैं वो इस तरह की है कि जिनको डायबिटीज़ हो, शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी घुटनों के अंदर दर्दें आ सकती हैं। नेक्स्ट है घुटने उनके कमज़ोर होते हैं जिनको कुछ अरसे के लिए अगर घुटने को इमोबलाइज कर दें, यानी घुटने को हिलाए ना, लाइक उनकी सर्जरी हुई है, किसी की भी अगर सर्जरी हुई है, घुटने की सर्जरी हुई है या घुटने के नीचे वाली हड्डी की सर्जरी हुई है, अगर आपकी घुटने की ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी, इनकी किसी की या घुटने के अंदर है किसी लिगामेंट की सर्जरी हुई है और आपको डॉक्टर ने बांध दिया है कि इमोबलाइज कर दिया है,
या कोई हड्डी टूट गई और आपको प्लास्टर लगा है, उसकी वजह से ये जो इमोबिलाइजेशन है, जैसे वो खुलती है उसके बाद आपके घुटने कमज़ोर हुए होते हैं। एक लिहाज से ये आपकी इमोबिलाइजेशन ज़रूरी भी है, क्यों? ताकि आपकी हड्डियां बने। 28 दिन लगते हैं आपकी हड्डी बनने के अंदर, अगर कभी हड्डी टूट जाए तो। लेकिन 28 दिन के बाद जब आप प्लास्टर उतरवाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारे घुटने कमज़ोर हुए होते हैं। सो अगर आपके घुटने कमज़ोर है तो आप देखेंगे पास्ट के अंदर, माजी के अंदर आपके कहीं इस तरह से इमोबिलाइजेशन तो नहीं रही, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप जितना इस पर इस्तेमाल करें सही डायरेक्शन के अंदर, अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी की सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा सही रहता है। एक्स्ट्रा रेस्ट पे चले जाएं, लंबे रेस्ट पे चले जाएं, उल्टा हड्डियां और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। सो ऐसे लोग जो इनएक्टिव रहे हो, जिनके घुटने के ऊपर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मूवमेंट ना हुई हो, उनके भी घुटने कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको पास्ट के अंदर कोई घुटने के ऊपर इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, कभी फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, बाइक से गिर गए हैं, या कोई स्टैंड लगा रहे थे तो झटका लग गया, पाँव मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, इस तरह के जो सिचुएशन होती हैं, उसके बाद भी आपके घुटनों के अंदर कमज़ोरी के चांसेस आ सकते हैं। घुटने आपके कमज़ोर हो सकते हैं अगर आपको पास्ट के अंदर चोट लगी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि घुटने कमज़ोर होने की क्या क्या रीजंस होती हैं। आर्थराइटिस, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, या कोई चोट लग जाए तो आपको हो सकता है। इसके अलावा आपने कोई मोबिलिटी वगैरह रखी हो तो आपके घुटने कमज़ोर हो सकते हैं। ये दो हो गई रीजंस। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास हैं टोटल 5 ऑप्शंस हैं। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो जी, ये 5 ऑप्शंस है हमारे पास। इनमें हमारे पास पहला ऑप्शन है एक्सरसाइज, वर्जिश। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वर्जिशें करनी है। सो पहला ऑप्शन कौन सा हो गया? वर्जिश। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारी डाइट। थर्ड ऑप्शन हो गया लाइफस्टाइल चेंजेस। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है घरेलू, आपके घर के अंदर कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो कि आपने अप्लाई करने हैं। मैं सारे बताऊंगा आपको कि हल्दी दूध किस तरह से मिक्स करके आपने वो पीना है, इस तरह की चीज़ें बताऊंगा। और लास्ट को पर हमारा जो 5वां ऑप्शन है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं घुटनों के लिए। सो 5 ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज। अब वर्जिश हम कहते तो हैं कि हमें वर्जिश कर लेनी चाहिए, हमारे घुटनों के लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि वर्जिश के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर घुटनों का मसला है और उसके लिए वर्जिशों की बात करें तो वर्जिशें तो इतनी सारी है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आपको समझाऊंगा कि इसमें ना वर्जिश का मकसद क्या है। वर्जिश हम किस तरह से कहेंगे कि हमारे घुटने जो कमज़ोर हैं वो इम्प्रूव हो जाए। और इसमें वर्जिश करके ये नहीं हो सकता कि आप अपनी हड्डियां मजबूत करें। जैसे वर्जिश कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा हड्डियां मजबूत हो रही हैं। हम अपने पट्ठों पे काम करेंगे। जब हम अपने पट्ठों पे काम करेंगे, पट्ठे हो जाएंगे मजबूत। जब आपके पट्ठे मजबूत हो जाएंगे ना, तो आपके घुटने ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पट्ठों में इतनी ताकत होगी कि ये आपका वजन उठा सकें। आपका सारा वजन आपके घुटनों पे, जोड़ों के ऊपर नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है? उसके लिए हमने करना ये है, पहले तो ये समझना है कि हमारे जो घुटनों के पट्टे होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। सिंपल से, एक तो ये जो आपके घुटनों की बैक साइड पे लगे हुए हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो थाई की बैक साइड है, ये घुटनों के पट्टे थोड़े हुए, घुटने तो नीचे हैं। गौर करें तो ये वाले पट्टे नीचे आके लग किसके ऊपर रहे हैं? ये आके लग रहे हैं हमारे घुटनों के ऊपर, बिल्कुल वहां पे आके लग रहे हैं। यानी इनकी जो इंजेक्शन है, यानी कि ये जो साथ जाके जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं? हमारे घुटनों के साथ जुड़ रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। नेक्स्ट है हमारे घुटनों के फ्रंट साइड के पट्टे, ये हमारे थाई वाले पट्टे। गौर करें ये किसके ऊपर आके लग रहे हैं? हमारी चपनी वाली हड्डी के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रिसेप के पट्टे हैं, यानी फ्रंट के थाई के पट्टे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि हैमस्ट्रिंग की कैसे वर्जिश करनी है, यानी बैक साइड वाले पट्टों की कैसे वर्जिश करनी है, फ्रंट वालों की वर्जिश कैसे करनी है। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, ये जो फ्रंट वाले पट्टे हैं ना, ये एक गोश्त नहीं है, एक पट्टा नहीं है। ये क्वाड्रिसेप एक पूरे का पूरा एक गुच्छा होता है। क्वाड मतलब 4 होते हैं। ये जो 4 पट्टे हैं, इनके अब डिफरेंट नाम होते हैं, नाम को हम छोड़ते हैं, मुश्किल नाम है, आपको याद नहीं होंगे। अच्छा, अब आगे जो है थाई वाले पट्टे, पीछे हैमस्ट्रिंग वाले पट्टे, और तीसरे बहुत ज्यादा अहम जो सबसे ज्यादा दुखते भी हैं वो है हमारे पिंडली वाले पट्टे, काफ वाले पट्टे, नीचे जो टांगों पर ये निकलते हैं हमारे घुटनों के पीछे वाली साइड से। सो अगर आप इन 3 पट्टों को, वैसे ये 3 पट्टे नहीं है, ये 3 ग्रुप है।
अगर आप इन 3 ग्रुप्स को मजबूत कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके घुटने जो कमज़ोर हो गए हैं ये ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको इतनी तब्दीली मिलेगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप क्योंकि आप देखिए एक जगह जोड़ है, उस जोड़ के इर्द गिर्द सारे पट्टे आप मजबूत कर लें, उसके बाद आपके जिस्म का वजन आपके घुटनों के ऊपर आए तो सारा वजन कौन उठाएंगे? आप कोई पट्टे उठाएंगे। अच्छा अगर पट्टे ये कमज़ोर हो, अगर कोई शख्स कहे कि यार अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पट्टे मजबूत है, मेरे घुटनों पे कैसे वजन आ सकता है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके ये पट्टे कमज़ोर है, ठीक है, फ़र्ज़ करें तो आपका वजन है ज़्यादा और आप खड़े होते हैं, अब जो वजन इन पट्टों ने उठाना है वो वजन भी किस पे आएगा? घुटनों के ऊपर। तो अब इसका हल क्या होगा कि हम इन 3 पट्टों को मजबूत करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस हैमस्ट्रिंग वाले, यानी कि हमारी थाई की जो बैक साइड के ऊपर पट्टे हैं, इनको किस तरह से मजबूत करना है। इसकी इतनी आसान सी वर्जिश है, सीधे लेट के इसको इकट्ठा करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान होगी। इससे कैसे ये हो सकते हैं कि मजबूत हो जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ये बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर हो, उनके लिए इस तरह से घुटना इकट्ठा करना भी महाल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आपके घुटने में इतनी ताकत है कि वो इतने आसानी से मुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये मोड़ना भी बड़ा मुश्किल लगता है। सो पहली चीज़ होगी कि आपने अपने घुटने को इकट्ठा करना है। तो ये वाला जो पट्टा है ना, ये जो पट्टा है जो आपके घुटनों की बैक साइड के ऊपर लगा हुआ है, इसका काम होता है आपके घुटने को मोड़ना, इकट्ठा करना। ये जो आपके घुटने को मोड़ने वाला पट्टा है, आपकी थाई की बैक साइड पे पट्टा है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आप सीधे लेट के नहीं करना चाहते, आप उल्टे लेट के इस पोजीशन में कर लें। अपने घुटने को इकट्ठा करना है, 10 सेकंड के लिए रोकना जरूर है। जब इकट्ठा करना है 10 सेकंड के लिए रोकना है, वापस लेके आना है 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जिनको आर्थराइटिस हो, घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो जाए, वो कोशिश करेंगे घुटने को हिलाने वाली वर्जिश नहीं करेंगे। वो मैं अभी बताता हूँ आगे को उन्होंने कौन सी करनी है। लेकिन जिनको आर्थराइटिस बहुत शदीद हो, स्टेज 4 का हो, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कैसे पहचान करते हैं कि घुटनों के आर्थराइटिस का आपको कौन सी स्टेज है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर आप सर्च कर लें स्टेजेस ऑफ नी आर्थराइटिस के नाम से, तो आप वो देख लें कि आपकी कौन सी स्टेज है। सो आपने इससे उल्टे लेट के अपने घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। अगर ये आपसे आसानी से हो जाता है, इसके बाद आपने करना ये है कि यही वर्जिश करनी है लेकिन रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि इस तरह से रबर बैंड लगा रहे हैं इसके साथ, और ये दूसरे पाँव के साथ भी आप बांध सकते हैं। और अगर आप चारपाई पे लेटे हैं, बेड के ऊपर लेटे हैं, तो यहाँ पे कोई जगह बनी हुई है उसके साथ बांध के अपने घुटने को वही मूवमेंट करनी है। अब इसमें क्या होगा, ये जो हैमस्ट्रिंग वाला पीछे वाला जो पट्टा है इसके ऊपर जोर ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब घर के अंदर अगर ये रबर बैंड नहीं है तो कोई सॉक्स ले लें, जुराबे ले लें, इसके अंदर रेत भर लें, दालें भर लें, अपने घुटने के अपने ये जहाँ पे मैंने रबर बैंड बांधा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ को वो वाली जुराब भर लें, बांध लें, और अगर वो भरी हुई और वो वजन उसका ज्यादा है तो फिर उसके बाद घुटने को मोड़ें और इकट्ठा करें। कुछ दिनों के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिनों के बाद आपने वो जो एक जुराब बांधी है ना, 2 जुराबें बांध लें। कर हम ये रहे हैं कि जिस तरह से जिम के अंदर लोग डंबल उठा के अपने पट्टे बनाते हैं ना, ये बाजू के पट्टे बना रहे हैं, कमर के पट्टे बना रहे हैं, इस तरह से ना हमने अपने घुटने के इर्द गिर्द वाले पट्टे बनाने। अब यहाँ पे डंबल तो बांध नहीं सकते, सो हम या तो इस तरह का रबर बैंड बांध लेंगे या हम कोई सॉक्स बांध लेंगे, कोई वेट बांध लेंगे, इकट्ठा करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, वापस लेके जाएंगे। सो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए घुटने को नॉर्मली खाली किसी वेट के बगैर इस तरह से मोड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पट्टे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। सो एक तो चीज़ होगी कि आपने अपने हैमस्ट्रिंग को मजबूत करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट दूसरा पट्टा आपने कौन सा मजबूत करना है? जो आपके थाई वाले पट्टे हैं, जो आगे वाले पट्टे हैं। इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, कि जिन लोगों को आर्थराइटिस हो, जिन लोगों के घुटने में ग्रीस का प्रॉब्लम हो, उन्होंने घुटने को इकट्ठा करने वाली वर्जिश नहीं करनी, ठीक है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उनके घुटनों के बीच में रबड़ खत्म हो गई है। वो जैसे जैसे वो हिलाएंगे तो हड्डियां आपस में रगड़ेंगी तो वो और ज्यादा नोकदार हो जाएंगे और टक टक की आवाजें आएंगी, तो वो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। बट वो करेंगे कौन सी? वो करेंगे ये वाली वर्जिश, इस तरह की वर्जिश जिसके अंदर मूवमेंट ना हो, जिसके अंदर आप अपने घुटने को हिला नहीं गए। इस पिक्चर के अंदर अगर आप गौर से देखें, मेरा घुटना हिल रहा है या नहीं, या घुटना मुड़ रहा है या नहीं, नहीं मुड़ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घुटने के नीचे एक तकिया रखा है, उसको जोर से दोबारा 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो ये जो आप मूवमेंट करेंगे ना, आपके घुटनों के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे खिंचाव भी आएगा। और ये जो ऊपर वाला पट्टा है, ये वाला जो पट्टा है आपका, जो क्वाड्रिसेप का पट्टा है, इस पट्टे के ऊपर अच्छा खासा जोर लगेगा।
कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका ये थाई वाला पट्टा है, इसके अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा पट्टा, यानी थाई वाला भी हो गया, थाई की बैक साइड वाला भी हो गया। अब तीसरा आता है पिंडली। पिंडली वाले पट्टे को कैसे हमने ट्रेन करना है? अच्छा, इसको ट्रेन करने के ना दो तरीके हैं। या तो आप इस तरह से बैठ ही कर ले, किसी भी इस तरह रबर बैंड के साथ अपने पाँव के पास बांध लें। घर के अंदर देखिएगा, अगर नहीं ये मिलता तो आप किसी कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। मैं रबर बैंड से ये होता है कि थोड़ी सी लचक मिल जाती है। सो इस तरह से बैठ के पाँव को जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो आप पे पिंडली वाले पट्टे का जोर लगेगा। दूसरा जो मुझे पसंद है, जो मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर भी करता हूँ, क्योंकि इस तरह से बैठेंगे ना आपकी कमर में ये बहुत अजीब सा प्रेशर आ सकता है, बहुत मुश्किल होती है। अगर आप टेक लगा लेंगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो बहुत मज़े का, वो ज़बरदस्त ये है कि सीधे लेटें, सीधे लेट के इस तरह से अपने पाँव को नीचे की तरफ लेके जाएं और यहाँ पे ले जाके यहाँ पे रोक के रखें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद आपने आहिस्ता से इसको वापस लेके आना और 10 सेकंड के लिए फिर पीछे जब लेके आएंगे ना, फिर भी आपने 10 सेकंड के लिए रोकना है, यानी रेस्ट दो देना है। फिर नीचे लेके जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ये वर्जिश करते रहेंगे। आपने ये भी 10 से 12 दफ़ा दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करते रहें, आपको पिंडी वाले पट्टे भी ड्रेन हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, आपके घुटनों की बैक साइड का पट्टा, यानी जो नीचे वाली साइड का पिंडी वाला पट्टा, थाई की बैक साइड वाला हैमस्ट्रिंग, ऊपर थाई वाला पट्टा, ये सारे ट्रेंड हो जाएंगे। ये जो पिंडली के आगे होते हैं ना, यहाँ में कोई पट्टे नहीं होते, यहाँ में हड्डी होती है डायरेक्ट। अगर आप हाथ लगाएंगे ना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट हड्डी मिलेगी। सो आगे की तरफ TBLS एंटीरियर एक पट्टा होता है, उसकी एक्सरसाइज आप जब पिंडली की कर रहे होंगे तो वो साथ में हो जाएगी उससे। सो ये सिंपल से 3 वर्जिशें जो कि आपने पट्टों की कमज़ोरी के लिए करनी है, जो कि आपके घुटनों की कमज़ोरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठीक कर सकती हैं। अब ये तो हो गई वो वर्जिशें जो कि आपके पट्टों को मजबूत करेगी। अब हमें कोई वर्जिशें चाहिए इस तरह की जो कि ओवरऑल हमारे घुटनों को, घुटनों के इर्द गिर्द पट्टों को, इनके लिगामेंट्स में, इनको सबको ठीक कर सके। इसके लिए बेहतरीन ये है कि घर के अंदर ना इस तरह का स्टेशनरी साइकिल रखने, आराम से उठे और उसको में बैठे और सारा आपके जिस्म का वेट होगा आपके सीट के ऊपर और आराम से इसको हल्का हल्का सा चलाते हैं। आपके घुटनों के सारे इर्द गिर्द जितनी भी फैट होगी अच्छी पासी डिजॉल्व हो जाएगी और पट्टे मजबूत होंगे इसके। और इससे ये होगा कि आपको घुटनों में कमजोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलेगा। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वॉक करें। अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके एक्टिविटी को लेके आए, बाहर निकलें, नेचर के अंदर फिरें। बट अगर घुटनों के अंदर बहुत शदीद दर्द है, आर्थराइटिस आपको स्टेज 4 का है, आपको चाहिए कि आप अपने पहले थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट या फिर अपने ऑर्थोपेडिक को मिलकर फिर उसके बाद ये सारी वर्जिशें और ये चीज़ें शुरू करें। सो ये मैं बता रहा हूँ कि जिनके घुटने कमज़ोर हैं और उसके लिए जर्नल हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। आर्थराइटिस वाले लोग भी ये कर सकते हैं। आर्थराइटिस के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अगर आपकी स्टेज बहुत सीवियर है ना, फिर आपके लिए वॉक रिकमेंडेड नहीं है। मैंने इस पर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी कि साइकिलिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। जिनको आर्थराइटिस सीवियर हो उन्हें वॉक नहीं करनी चाहिए, उन्हें साइकिलिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज़ आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। ये बहुत सारे लोग जिनको आर्थराइटिस का इशू हो वो वॉकिंग करके उल्टा अपने जॉइंट को ख़राब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पट्टे होते हैं कमज़ोर और सारे का सारा प्रेशर आता है उनके जॉइंट के ऊपर, उनके जोड़ के ऊपर, उनके घुटनों के ऊपर, जिसकी वजह से उनका वो जो टक टक की आवाज़ें आती हैं वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। सो अगर आपको शुरू के स्टेज 1 और स्टेज 2 का आर्थराइटिस है, इसके अंदर आप अपनी वॉक कर सकते हैं, लेकिन साइकिलिंग इसके अंदर आपको हाईली रिकमेंडेड है, वो भी स्टेशनरी साइकिलिंग जिसके अंदर आप बैठ जाएं और आपका वजन जो है सारे का सारा साइकिल के ऊपर आ जाए। सो आपने वो वीडियो तो लाजमी देखनी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा और वीडियो के एंड को तो पिन भी कर दूंगा। आपने वो देखनी है कि साइकिलिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि आर्थराइटिस के वो लोग जिनको स्टेज 3 स्टेज 4 हो उन्हें वॉक नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग इस चीज़ को काउंटर करते हैं, कहते हैं कि यार ये एक ऐसी बात ही, हमें तो हर जगह पर सुना है कि वॉक करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कोई घुटनों का आर्थराइटिस बहुत स्पीड से बढ़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसी टॉपिक पे ही बात करने लग जाऊँ ना तो हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। सो आप इसकी जो रेलिवेंट वीडियोस के अंदर आप देखिएगा, ठीक है। सो ये होगी हमारी वर्जिश। सो मैंने आपको 5 ऑप्शन बताए थे। पहला ऑप्शन क्या होता है, एक्सरसाइज। आई होप सो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो सेकेंड ऑप्शन है हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, डाइट। खाने, कौन से खाने खाने चाहिए, घुटने क्यों कमज़ोर होते हैं। मैंने अभी शुरू में बताया ना आपको क्यों कमज़ोर होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ थी कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी।
कैल्शियम की अगर आपको कमी है तो उसके अंदर अब आपने क्या करना है, कैल्शियम इनटेक अपना अच्छा करना है, यानी कि ऐसे खाने ज़्यादा खाने हैं जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो। अब वो कौन से खाने हैं? कैल्शियम किसके अंदर होता है? कैल्शियम होता है दूध के अंदर, कैल्शियम होता है दही के अंदर, कैल्शियम होता है हरे पत्ते वाली सब्जियों के अंदर, सैलेड के अंदर, कैल्शियम हर एक चीज़ के अंदर पाया जाता है। हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं जी हमें कोई सप्लीमेंट बेच के दो जो मेडिकल स्टोर से हम लोग खरीद लें। आप सोच भी नहीं सकते दूध के अंदर कितना अच्छा कैल्शियम होता है। अक्सर लोग होते हैं जिनको दूध जो वो उनका मैदा जो एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप दही ले लें। दही नहीं ले सकते तो आप कोई ना कोई इसका और फॉर्मेट ले लें। कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा के अंदर जो कैल्शियम का ऐड करें। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा है। सो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि अपने आप को एक्सरसाइज, डाइट और नॉन मेडिसिन वाली साइड के ऊपर या सर्जरी से बचाने वाली साइड पर लेके आए, नेचर की तरफ ज़्यादा आना है। एक चीज़ हो गया आपने कैल्शियम। मैंने इसके ऊपर ना बड़ी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि घुटनों की ग्रीस के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, पट्टों की जो कमज़ोरी है इसके लिए कौन सी खुराक खाने, वो वीडियोस हैं ही खाने के बारे में। अगर खाने के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप वो वीडियोस लाजमी देखिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और अगर कोई वीडियो मिस हो तो आप चैनल के ऊपर भी सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से भी घुटने कमज़ोर होते हैं। किस में होता है विटामिन डी? कलेजी के अंदर होता है, अंडों के अंदर होता है, और फ्री में हर टाइम अवेलेबल है आपको सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर। सनलाइट के अंदर आपको विटामिन डी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अपने घुटने को कोशिश किया करें कि दिन के अंदर जब भी मौका मिले अपने घुटने के ऊपर से कपड़ा हटा के डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लेटा करें। गर्मियों के अंदर आपने ये ना हो कि 12 बजे दोपहर को 2 बजे आप लेट जाएं, वहाँ उस टाइम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा होती हैं, आपके घुटनों में सनबर्न जलन हो सकती है। कोशिश करें ठंडी जो धूप है उसके अंदर बैठें। सुबह और शाम की डान इन 10 की जो धूप होती है इसमें विटामिन डी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अलावा ऐसे खाने हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जैसे कि फ़िश है, जैसे हमारे चने हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, और काजू में, बादाम है, इसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं जो कि आपको घुटनों की कमज़ोरी ठीक करने में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। आपने ऐड करना है प्रोटीन, आपके पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फ़िश है, जैसे चिकन है, मीट है, दालें हैं, इनके अंदर प्रोटीन अच्छी क्वालिटी में होता है। अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसे आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं जर्नल बता रहा हूँ ना। अब जो देखने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं जो देख रहे होते हैं वीडियोस, अब इनमें से काफ़ी लोग, हर किसी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। किसी को यूरिक एसिड है तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन की डाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना आने, लाइक ऐसे खाने जैसे पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा। और मैंने यूरिक एसिड में पूरी वीडियो बनाई गई कि यूरिक एसिड मेरे पेशेंट है, उन्होंने किस तरह की डाइट लेनी है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं अब जर्नल बता रहा हूँ ताकि सब लोगों को गाइड हो सके, बट अपने सिम्टम ध्यान में रख के। ये ना हो कि आपको शुगर या डायबिटीज़ का इशू हो तो आप ऐसे खाने ज़्यादा खा रहे हो जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो। तो आपको जो है अभी करंट जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने प्रोटीन का इंटेक भी ज़्यादा अच्छा करना है ताकि आपके घुटनों के आराम जो पट्टे हैं वो मजबूत होना शुरू हों। और ख़ासतौर पर जब आप वर्जिश करेंगे, वर्जिश के दौरान अगर आपने प्रोटीन इंटेक अच्छा रखा, अपने खानों में प्रोटीन अच्छा रखा, तो जब आप वर्जिश करेंगे तो आपके पट्टों की मजबूती होने में जो स्पीड है वो जल्दी होगी। आपने देखा ना जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन्स उन्होंने अपने खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड किए होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है उन्हें कि उनके पट्टों की शेप, उनके पट्टे जल्दी बनते हैं। अब ये तो हो गया एक्सरसाइज और डाइट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आए, अपनी जो डेली लिविंग्स है ना इसके अंदर चेंजेस लेके आए। वो किस तरह से हो सकती हैं? अगर आपका वज़न ज़्यादा है ना, इसको कम करें। वज़न कम किस तरह से हो सकता है? अच्छी डाइट से कम हो सकता है। अपने डाइट प्लान बनाएं और अपना वज़न कम करें। अपनी एक्सरसाइज से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो मुझे ये बताइए, जो 3 पिक्चर्स हैं इनके जो घुटने हैं इन पे प्रेशर ज़्यादा है, या इस पिक्चर को अगर आप देखें इनके घुटनों का कोई प्रेशर ज़्यादा है? डेफिनेटली इनके प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा। क्यों? ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो बेस्टी को आपने कवर करना है, इसको कम करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर इसको प्रायोरिटी बना लें कि इसको हमने कम करना है ताकि हमारे घुटने जो कमज़ोर होते जा रहे हैं हम इसको ठीक कर सकें। आप फ़र्ज़ करें आप बहुत अच्छा कैल्शियम ले रहे हैं और बहुत अच्छा विटामिन डी ले रहे हैं, अपनी खुराक भी ठीक कर ली है, सब कुछ ठीक कर लिया, वज़न आपको बहुत ज़्यादा है और आप कहें कि यार मेरे तो घुटने कमज़ोर ही होते जा रहे हैं, तो ठीक ही नहीं हो रहे। आप घुटनों का कोई प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है, वो किस तरह से ठीक होंगे? अपने घुटनों को प्रेशर से बचाने के लिए अपना वेट कम करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। एक तो जब भी जहाँ पर भी बैठें
अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, कुब बना के बैठने की आदत को ख़त्म करें। और नेक्स्ट है कि एक जगह में अगर आप बैठे हैं तो ये ना हो कि बैठे रहें। ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग सिटिंग आपके घुटनों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। सो एक जगह पे हमें बैठे ही रहना। सो अगर आपकी जॉब है इस तरह की जिसके अंदर आप सुबह जाके बैठते हैं, शाम को आते हैं, तो आप बैठे ही रहते हैं, जैसे बैंकिंग है, जैसे शॉप पे बैठना होता है, दुकान पे बैठना होता है, आप कोशिश किया करें कि हर आधे घंटे बाद 20 मिनट के बाद खड़े हुआ करें। और कोशिश करेंगे अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अपनी टेबल को थोड़ा सा ऊंचा करके ना इस तरह की सेटिंग्स भी बना लें कि आप खड़े होकर भी इसको यूज़ कर सकें। सो खड़े हों, बैठ जाएं, एक्टिव रहें, एक पोजीशन के अंदर कंटिन्यूसली ना बैठे रहें, वरना आपके घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। घुटने कमज़ोर होने की बहुत बड़ी रीज़न है कि हम बैठे ही रहते हैं। एक्स्ट्रा रेस्ट जो है ना हमारे घुटनों के लिए सही नहीं होता। सो अब तक मैंने आपको बता दी 3 ऐसा ऑप्शन जिससे आप अपने कमज़ोर घुटने ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज, एक डाइट और एक आपने अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आनी है, एक जगह बैठेंगे रहना, अपने पोस्चर्स को ठीक रखना है। और फोर्थ है ऐसे घरेलू कौन से नुस्खे हैं, ये कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने घुटनों के जो कमज़ोर घुटने हैं इनको ठीक कर सकते हैं। इसमें ना एक सिंपल सीधा सा और साफ सा और जो बहुत लॉन्ग पीरियड से, बहुत पुराने ज़माने से जो वो एक ऑप्शन यूज़ किया जाता है कि दूध, गर्म दूध के कप के अंदर 1 चम्मच आप हल्दी डाल के डेली अपनी रूटीन बना रहे हैं। ये आपको बॉडी के अंदर ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हील करने में आपको मदद करता है। सो अगर किसी को घुटनों का प्रॉब्लम हो ना, घुटने उनके कमज़ोर, एक तो आपको इससे कैल्शियम मिलेगा, दूसरा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट आपको हल्दी के ज़रिए बन सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बूस्ट करता है। सो अगर आपको क़ुव्वत मुदाफ़त इम्प्रूव हो जाए, ये आपके घुटनों को बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है। सो दूध और साथ में हल्दी का मिक्सचर, ये आप डेली बेसिस के अंदर इसको यूज़ करें, गर्म दूध को, तो आपको कैल्शियम का इंटेक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा और साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो जैतून के तेल के साथ या सरसों के तेल के साथ अपने घुटनों के इर्द गिर्द जो पट्टे हैं इनका मसाज करें। मसाज भी थोड़ा तमीज़ के साथ करना है। ऐसा मसाज ना हो कि आपकी हड्डियों के अंदर आपको ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, जिस तरह से मोस्टली लोग अग्रेसिव होकर कर रहे होते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन एक शेप के साथ प्रॉपर डायरेक्शंस के अंदर अपने पट्टों के ऊपर अच्छे से मसाज करें ताकि यहाँ पे खून की रवानी अच्छी हो। सो ये वो चीज़ें जो कि सिंपल सी हैं जो आपने घर में ट्राई करनी है, आप देखेंगे कि आपके घुटनों के काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब अगर आप ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं, आप वर्जिश भी ट्राई करते हैं, ग़िज़ा भी ट्राई करते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लेके आते हैं, आप अपने घर के जो मैं नुस्खे बताएं इनको भी आप अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके घुटनों की कमज़ोरी ठीक नहीं हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिफ्थ लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने नियर बाय थेरेपिस्ट को मिलें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलें ताकि वो असेस करके आपको बताए कि आपको इशू क्या है जिस वजह से आपके घुटने का दर्द जा रही है। इधर वो आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई ऐसा भी लिगामेंट तो नहीं टूटा हुआ, कोई एसीएल का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेनिस्कस का इशू तो नहीं है, माइट भी आपके पट्टों में किसी मशीन की ज़रूरत हो, टेंस की, अल्ट्रासाउंड की, इंफ्रारेड की, इलेक्ट्रोथेरेपी की, किसी मोडेलिटी की शायद नीड हो तो उसके ज़रिए आप ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको असेस करके वो ये भी बता देंगे कि आपको ठंडी टकोर लगानी चाहिए, गर्म टकोर लगानी चाहिए। सो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं जिनके घुटनों के अंदर, हड्डियों के अंदर जिनके अंदर बुरबुरापन बन जाता है, हड्डियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसे लोग फिर अपने डॉक्टर्स को मिल के अपनी सप्लीमेंट्स, अपनी मेडिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। बट ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हमने लास्ट पर रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है वो है एक्सरसाइज, अपनी डेली लाइफ को चेंज करना और अपनी डाइट। इन चीज़ों को तो आपने अपनी लाइफ में हिस्सा बना लें। दूसरा, अगर फिर ये सब कुछ करके भी ठीक नहीं होता और आपके घुटनों का जो ग्रीस का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो इतना शदीद है कि आपको घुटने इतने नोकदार हो गए हैं कि जो भी आप मूवमेंट करते हैं आपको टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मूवमेंट इतनी ज़्यादा आपको पेन होती है और एक्सरे कराया पता चला आपको स्टेज 3 स्टेज 4 का आर्थराइटिस है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप जो मर्जी डाइट ले लें, जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, एट द एंड उसका पक्का जो सोल्यूशन होता है आपको घुटना अपना चेंज कराना पड़ता है। अब अगर कुछ इस तरह से अगर हो जाए, अगर आपको घुटने के अंदर यानी कि टोटली आर्थराइटिस इस तरह का और जो कार्टिलेज होता है डैमेज हो गया, ये जो आपको बबल से नजर आ रही है हड्डियाँ नोकदार हो गई और वो नोकदार होती हैं जब हमारी हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं। सो जिनको ग्रेड 3-4 का हो, प्लीज़ आपने वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसके अंदर हम घुटना इकट्ठा कर रहे थे, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप। तो जो मैंने अभी वीडियो के अंदर आपको सारा अच्छे से मैंने आपको बताया, बाकी
जो घुटनों की ग्रीस की ग़िज़ा की वीडियोस में आप बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। घुटनों की ग्रीस के जो एक्सरसाइजेस की वीडियोस में मैंने बड़ी डिटेल से सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं। ये वीडियो स्पेसिफिक करी थी जिनके घुटने कमज़ोर हैं और वो किसी भी वजह से कमज़ोर हैं, तो आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। सो अगर तो बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो तो फिर अल्टीमेट सोल्यूशन ये होता है कि आपके इस तरह से घुटने का नया जोड़ डलता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस ये है कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ का इशू हो, यानी शुगर का कोई मसला, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर तो कोई कट लग जाए, खून निकलता रहता है, उनके अंदर क्रीम ही नहीं बनता। सो अगर उनका कट लगा के आप इतना बड़ा जोड़ डाल देंगे तो उनका जोड़ पकेगा कैसे, क्रीम कैसे पकेगा, यानी उनकी हीलिंग किस तरह से होगी। सो उनके अंदर अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, कोशिश की जाती है कि उनकी फिर टोटली रिप्लेसमेंट ना हो, उन्हें फिजियोथेरेपी के ज़रिए मैनेज किया जाए। अब अगर तो ऐसा इशू है ना, जो मैंने इतनी सारी आपको चीज़ें बताई हैं उनसे भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एट द एंड आपने कोशिश करनी है कि अपने नियर बाय थेरेपिस्ट को ज़रूर मिलना है। अगर आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप मेरी क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, आप अपने घुटनों का पूरा असेसमेंट करा सकते हैं। और अगर आप किसी और शहर से हैं और अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो कंसल्टेशन वगैरह करना, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप को पर मैसेज करके मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन की थोड़ी फ़ीस होती है जो कि आप पे करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले कोशिश करें कि आप अपने आप को बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी के एक्सरसाइज, डाइट, इस तरह की चीज़ों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना मोटापा कम करके, अपना एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से करके, पार्क में जाकर वॉक करके, साइकिलिंग करके, इन चीज़ों से ना अपने घुटने की जो कमज़ोरी है इसको ठीक करें। इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का आपने लोगों से शेयर भी करना है ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। काफ़ी लोग हैं जिनको घुटनों के प्रॉब्लम्स रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।